तो हम लोग आज पेपर 2 का है ना, जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं 2021 के मेंस के, तो उसका पेपर 2 के आईआर सेक्शन मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चंस है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो क्वेश्चंस हैं, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए और उसका आंसर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और फिर हम लोग इस पर भी आकलन करेंगे जो मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, क्या उससे कितनी चीज़ें आपको प्राप्त हुई। ठीक है, इसका आकलन आप स्वयं भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि पहला प्रश्न के रूप में पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला प्रश्न जो आया उसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, देखिए वैसे वहाँ पर वो 10th नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य होता है, राष्ट्र नहीं, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है, जो तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ठीक है, तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना करना है तो इसमें ऐसा नहीं कि मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन में हम लोग सभी एस्पेक्ट को देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप विवेचना करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखिए कि द यूएसए इज फेसिंग एंड एक्सटेंसियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन सोवियत यूनियन। ओके, द प्रीवियस सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन। ओके, ये आपका 150 वर्ड में था और 10 मार्क्स में। ओके, यानी कि ये 150 वर्ड में है और 10 मार्क्स के रूप में। देखिए यहाँ पर यदि आप कीवर्ड आप देखेंगे तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, यूएसए और चीन की बात तो हो ही रही है, और इसमें यह समझ में भी आ गया आपको कि चीन ने अमेरिका के सामने उसके अस्तित्व के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है ना। तो यानी कहीं न कहीं ये तो सिद्ध हो रहा है कि चीन ने अमेरिका के सामने उसके अस्तित्व के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक क्या किया है, एक चैलेंज उत्पन्न कर दिया, जो कंटेम्परेरी यानी तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, कंटेम्परेरी जो यूएसएसआर ने भी नहीं किया था, है ना, उससे भी ज्यादा कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। तो यहां पर कीवर्ड्स जो है ये यही है कि यूएसए के सामने चीन ने उसके अस्तित्व के लिए चुनौती उत्पन्न कर दिया है, जो यूएसएसआर से भी ज्यादा क्या है, चुनौतीपूर्ण है।
यानी कि यूएसएसआर, आपको पता होगा कि आपने कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोल्ड वॉर डिस्कस नहीं करूँगा, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो बेसिकली मेरा फुल फोकस क्वेश्चन प्रारूप पर होगा, क्वेश्चन आंसर प्रारूप पर, यानी कि आंसर फॉर्मेट पर होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी वो क्लास में डिस्कस होगा तो, या अदर लेक्चर में, तो हम लोग उसको देख लेंगे। ओके, चलिए कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के बारे में बात करते हैं ना, शीत युद्ध, इसको कोल्ड वॉर भी बोलते हैं, कोल्ड वॉर। देखिए ये एक पीरियड है 1945 से लेकर लगभग 1990 का जो पीरियड है, इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। और माना जाता है कि इस पीरियड में यूएसए एंड यूएसएसआर, है ना, यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच काफ़ी टेंशन्स चला, ठीक है। बहुतों ने कहा कि यह शीत युद्ध का दौर, बेसिकली कोल्ड वॉर जो आया है यह इसलिए आया क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटेन वाज एबॉलिश्ड। और जब सुप्रीमेसी उसका खत्म हो गया ब्रिटेन का, तो डॉन की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। तो ये दोनों देश आपस में भिड़ गए, या इन दोनों देशों ने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो जब प्रस्तुत किया तो दोनों के बीच में कई जगह पर आपको टेंशन्स नजर आएंगे, एक से एक सभी दोनों देश हथियारों की दौड़ में लग गए, सभी ने अपने अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। तो एक अर्थ में शीत युद्ध को यदि कहा जाए तो एक अर्थ में यह क्या था, बेसिकली वो डॉन का जो पद होता है सुप्रीमेसी वाला, मतलब आप कह सकते हैं कि जो डॉन का पोस्ट था, जो इंग्लैंड के जाने के बाद, है ना, इंग्लैंड के खत्म होने के बाद विश्व युद्ध के, जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो इंग्लैंड एक तरह से खत्म हो चुका था। तो डॉन की कुर्सी जो थी ना ब्रिटेन वाली, उसको भरने के लिए इन दोनों आपस में टेंशन करने लगे। पूरा दौर चला और 1990 में आकर जब यूएसएसआर, जो रूस, अब जिसको आप रसिया कहते हो अभी, वो कभी यूएसएसआर हुआ करता था, उसमें कई देश और भी थे। ये बात अलग है कि 1990 में यूएसएसआर टूट गया और उसको टूट करके कुल 15 देश बने। 15 में से रसिया उसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी है ना, जो भी हो। तो एट लास्ट ये तो कह सकते हैं कि आप कि शीत युद्ध को यूएसए ने जीता। तो एक अर्थ में कहा जाए कि शीत युद्ध डॉन की कुर्सी के लिए दो देशों के मध्य एक होड़ सी लगी। लेकिन एक अंदर जो छुपी हुई बात थी वो यह भी थी कि यह डॉन की कुर्सी के लिए केवल लड़ाई नहीं थी, ये एक अपनी आइडियोलॉजी की सुप्रीमेसी को भी इस्टेब्लिश करने की लड़ाई थी। यानी यह कहा गया कि यह एक वैचारिक युद्ध था। क्या था? एक वैचारिक युद्ध था, क्योंकि यूएसए एक पूंजीवादी देश था। पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, है ना, पूंजीवादी देश था और पूंजीवादी विचारधारा के अनुसार चलता था। वहीं यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट नेशन था, जो 1917 में एक कम्युनिस्ट नेशन बना। तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात से ज़्यादा सहमत हैं कि 1917 में जब रूस की क्रांति हुई और रूस जो यानी रसिया पहला देश बना, रसिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पहली बार रसिया ने कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस यानी साम्यवादी सरकार, इसको बोलेंगे साम्यवादी, है ना, साम्यवादी सरकार की स्थापना की। तो बहुत लोगों के अनुसार शीत युद्ध वैचारिक युद्ध था। हाँ, एक बात जरूर है कि इस पूरे दौर में
सीधे कभी भी अमेरिका और यूएसएसआर नहीं भिड़े हैं। इन्होंने दूसरे की कंधों पर बंदूक रखा, दूसरे की जमीन का प्रयोग किया। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वियतनाम। वियतनाम में दो भागों में बटा हुआ था। वियतनाम दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। एक भाग को सपोर्ट अमेरिका ने दो भागों में बटा था। बेसिकली बटने का जो मूल आधार था वह यह था कि एक तरफ के लोग सपोर्ट कर रहे थे वहां पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो, तो दूसरे साइड के लोग सपोर्ट कर रहे थे कि वहां पर कम्युनिस्ट फॉर्म की गवर्नमेंट की स्थापना हो, और ये दोनों वहां पर कूद पड़े। तो युद्ध तो था वियतनाम का आपसी गृह युद्ध, और इन्होंने अपनी अपने तरीके से अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ करके युद्ध कर दिया, ठीक। तो ये बेसिकली इस दौर में, शीत युद्ध के दौर में कहीं पर भी सीधे नहीं लड़े हैं। इन्होंने सिर्फ दूसरे की जमीनों का इस्तेमाल किया अपने सुपरमेसी को दिखाने के लिए। यदि किसी ने एक बम बनाया तो किसी ने दो बना लिया, ठीक है। तो ये पूरा दौर। फिर आप ये भी देखेंगे कि 1945 के आसपास, है ना, अमेरिका ने, है ना, आइटम बम बना लिया था, है ना, आइटम बम बना लिया, हिरोशिमा नागासाकी में गिराया था। वहीं आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद इसने भी बना लिया 1949 में, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहां पर इसने क्या किया, अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से कहा जाए, 1949 में बना था। यानी अमेरिका ने अपने लीडरशिप में क्या किया, एक नाटो नामक संगठन बना दिया जो पूंजीवादी देशों का एक तरह से रक्षा कवच बन गया। ये एक मिलिट्री ब्लॉक था। अमेरिका ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्या किया, इसको बनाया, और साथ ही साथ यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इसको रोकने के लिए भी, लेकिन बनाया। इसमें जितने भी सदस्य थे, यदि किसी पर भी रसिया अटैक करेगा तो सभी मिलकर के उसका जवाब देंगे, यही इसका मूल मंत्र था, ठीक है। तो यहां पर एकदम सामूहिक सुरक्षा की भावना थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण। उधर फिर आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद यूएसएसआर ने भी ऐसा ही एक बनाया जिसको बोलते हैं वर्सा संगठन, 1955 में बना वर्सा, ठीक है, 1955 में वर्सा बना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि डॉन की कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू हुई, जो बेसिकली एक वैचारिक युद्ध था, ठीक है। कभी लड़ा नहीं गया, लेकिन सीधे युद्ध था। वैचारिक मतलब पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच युद्ध। और ये युद्ध कहाँ कहाँ और ये कैसे कैसे परिलक्षित होता है, कैसे इसका एक्सप्रेशन आप कैसे देखते हैं। तो आपने एक्सप्रेशन क्या देखा कि यदि अमेरिका ने एटम बम बनाया, इसको मान लेते हैं 1 2 3, तो इसने भी क्या कहता है, यूएसएसआर ने भी क्या किया, एटम बम बनाया। कब बनाया, 1949 में। ये भी आपका 3 वाला ही पार्ट, तीसरी वाला लाइन है। फिर चौथा आप देखेंगे कि अमेरिका के नेतृत्व में एक संगठन बना वर्सा, एक मिलिट्री ब्लॉक, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण, सब जवाब देंगे। वहीं रसिया ने भी अपना मिलिट्री ब्लॉक बनाया, ये भी चौथा। तो पहला पैराग्राफ में, इस उत्तर में आप बेसिकली फर्स्ट पैरा, ओके, फर्स्ट पैरा में आप ये बताएं, क्वेश्चन शुरू होता है कि चीन के यूएसए चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ ने नहीं दिया। तो पहले आप ये बताइए कि तत्कालीन सोवियत संघ ने क्या दिया, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में यही दीजिए कि तत्कालीन सोवियत संघ ने कहीं ना कहीं, है ना, इस टाइप से चुनौती दी। लेकिन यहां पर
इस बात को हम लोग क्या करेंगे, तो जरा इसको आगे बढ़ाएंगे। ये पहला पैराग्राफ में देना है कि तत्कालीन सोवियत संघ ने अमेरिका के सामने पूरे शीत युद्ध के काल में चुनौती उत्पन्न की। ठीक है, यदि अमेरिका ने एटम बम बनाया तो इसने भी बना लिया। ठीक है, यदि इन्होंने एक ब्लॉक बनाया तो इसने भी बना लिया। फिर यदि अमेरिका कूद पड़ा वियतनाम युद्ध में तो यूएसएसआर भी कूद पड़ा। तो लगभग दोनों ने ऐसे ही काम किए और हमेशा अमेरिका को चैलेंज दिया। ठीक है, अब आइए सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे इसको समझिए। सेकेंड पैरा, सेकेंड पैरा इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यही इसका क्रक्स पॉइंट है। सेकेंड पैरा में आप देखेंगे, जो सेकेंड पैरा है उसमें यह है, सेकेंड पैराग्राफ या सेकेंड पॉइंट में आप ये बताइए, सेकेंड पॉइंट भी कह सकते हैं, उन सबको मिलाकर एक पॉइंट बना लीजिए। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पैराग्राफ ये कह सकते हैं कि लेकिन, है ना, लेकिन, बट, जो चुनौती यूएसएसआर के द्वारा अमेरिका को दी गई, यह एक पक्षीय था। यानी केवल सैन्य क्षेत्र में चुनौती दी गई। देखिए, बड़ा ध्यान से समझिए, एक पॉइंट समझिए, अमेरिका को हमेशा चुनौती मिला है। शीत युद्ध में एक चीज समझिए थोड़ा सा ना, तो देखिए इसको, कोल्ड वॉर के पीरियड में कोल्ड वॉर के पीरियड में, यानी शीत युद्ध के पीरियड में सैन्य क्षेत्र में, यानी मिलिट्री सेक्टर में, तो यूएसएसआर ने चुनौती दी अमेरिका को। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जर्मनी, जापान, है ना, राइज ऑफ जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया एटसेट्रा ने क्या किया, इसको चुनौती दी। यानी पूरे शीत युद्ध काल में, जैसे हम लोग इसको जिक्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि तत्कालीन सोवियत संघ का केवल बताया, मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि अमेरिका को चुनौती मिलती रही है, लेकिन वह हमेशा एक पक्षीय मिली है। किसी ने सैन्य क्षेत्र में दे दिया, यानी यूएसएसआर ने, किसी ने आर्थिक क्षेत्र में दिया, लेकिन अभी तक ऐसी चुनौती अमेरिका को किसी ने न दी है कि दोनों सेक्टर में एक साथ चुनौती दे दी है। देखिए सर, एक बात जान लीजिए, कुछ बातों को मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे कि सेकेंड पैराग्राफ अभी चल ही रहा है, याद रखेंगे। देखिए, है ना, देखिए जरा, शक्ति के कई रूप होते हैं ना, शक्ति के रूप। शक्ति केवल सैन्य शक्ति नहीं होता है, केवल सैन्य शक्ति का एक संकीर्ण कॉन्सेप्ट को बताता है। यदि किसी देश की शक्ति को आप केवल और केवल सैन्य शक्ति के रूप में परिभाषित करेंगे, तो डिफाइंड करेंगे, तो यह एक नैरो कॉन्सेप्ट होगा इन द फॉर द डेवलपमेंट, सॉरी, definition for the power. In the definition of power, it will be a narrow concept to define power as only military power, है ना? It is a very broad phenomena. Basically, जो पावर का फेनोमेना है, जो पावर की संकल्पना है, ये बहुत ही विस्तृत है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, उसमें कुछ मैं आपको ऐड कराता हूं, जैसे कि मान लेते हैं सैन्य शक्ति। शक्ति में सैन्य शक्ति भी आएगा, मैं शक्ति की बात कर रहा हूं, यहां से देखिए शक्ति। आर्थिक शक्ति, है ना,
आर्थिक भी हो सकता है, ठीक। सैन्य शक्ति को हार्ड पावर कहते हैं, ठीक, सैन्य शक्ति को। फिर एक शक्ति होती है, जान लीजिए, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर किसी देश की वह शक्ति होती है जब कोई देश दूसरे देश, जैसे मेरे में, जैसे मान लेते हैं कि भारत एक बहुत ही सॉफ्ट पावर कंट्री, क्योंकि भारत को एक हार्ड पावर कंट्री के रूप में नहीं परिभाषित किया जाता है। तो सॉफ्ट पावर होता है किसी के आकर्षण की शक्ति। जब कोई देश दूसरे देश की ओर आकर्षित होकर के संबंध बनाए तो वह कहलाता है उसका सॉफ्ट पावर, ठीक। तो पावर के कई रूप होते हैं, ठीक है। पावर केवल सैन्य शक्ति को ही केवल पावर आप नहीं कर सकते हैं, है ना। आज क्या रसिया सबसे पावरफुल कंट्री माना जा सकता है? सर, जितना एटम बम रसिया के पास है उतना तो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो फिर आप अमेरिका को क्यों कहते हैं कि अमेरिका इज सुपीरियर देन रसिया? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो शक्ति समग्र रूप से बहुत ही ब्रॉड फेनोमेना है, इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जरा समझिए। मैंने सेकेंड पैराग्राफ की जो शुरुआत की है, लेकिन बट चुनौती यानी कि चैलेंज जो यूएसएसआर के द्वारा अमेरिका को दी गई वह एक पक्षीय थी, यानी केवल सैन्य शक्ति, ठीक है, और आर्थिक क्षेत्र में वह नहीं दे पाया। यह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में वह चुनौती नहीं दे पाया। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, इसलिए हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यह देखा कि 1985 आते आते यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो गई। सैन्य क्षेत्र में वो अमेरिका की बराबरी कर लिया लगभग, लेकिन 1985 आते आते उसकी आर्थिक स्थिति पूरी खराब हो गई। वह अपने क्षेत्र को बचा नहीं पाया, उससे देश टूट टूट के दूर दूर जाने लगे। एक समय था जब स्टालिन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सॉरी यूएसएसआर, जब वो रसिया का या पूर्व सोवियत संघ का राष्ट्रपति था स्टालिन। यदि कोई क्षेत्र में विद्रोह हो जाए तो मॉस्को से जाता था क्या, टैंक, और उस क्षेत्र को दबा करके सप्रेस कर करके वापस लौट आता था। और ये क्षेत्र है, एक समय है 85 के बाद का समय, 85 के बाद का समय है क्षेत्र, है ना। 85 से 90 के बीच का समय देखा जाए, यूएसएसआर के अपने क्षेत्र जो आज नए नए देश बन गए हैं, वह क्षेत्र में बगावत हो रही है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, लोग अपने आप को यूएसएसआर से तोड़ करके एक नए राष्ट्र के रूप में, एक नए नेशंस के रूप में, एक नई कंट्री के रूप में ला रहे हैं। और टैंक छोड़िए, कोई सेना भी नहीं पहुंची रसिया की, क्योंकि रसिया उस समय आईएमएफ के पास बैठा हुआ है कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए उधार, समझ रहे हो, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आप कितना दिन तक लड़ाई कर सकते हैं, पहले ये बताइए। जब तक पैसा रहेगा तभी तक आप लड़ सकते हैं। तो शक्ति केवल सेना को, ताकत को बढ़ाने से नहीं होता है। आर्थिक रूप से यदि आप स्ट्रांग हैं तभी आप उसको भी बनाकर रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। तो कहने का यहाँ पर आप समझ गए, मतलब कि चुनौती दी गई, लेकिन ये चुनौती इतनी महत्वपूर्ण नहीं नजर आती, है ना। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि वो एक पक्षीय थी और इसका अंत इसी रूप में होना था। पैसे के अभाव में यूएसएसआर टूट गया आर्थिक। अब आइए थर्ड, इसका थर्ड पैरा, जो थर्ड पैरा है, थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, एक पक्षीय। अब देखिए थर्ड, चीन, लेकिन चीन, है ना। लेकिन चीन पहला देश है, देखो
यूएसएसआर को चुनौती मैंने कहा कि सैन्य क्षेत्र में दिया इन लोगों ने, सॉरी यूएसएसआर ने, फिर आर्थिक क्षेत्र में जापान, जर्मनी, इन लोगों ने भी चैलेंज दिया, लेकिन ये बहुत बड़े मिलिट्री ताकत कभी नहीं रहे, ठीक है, जो अमेरिका को इतनी बड़ी चैलेंज दे दे। इसलिए चैलेंज हमें मिला अमेरिका को, लेकिन हमेशा एक पक्षीय। लेकिन चीन, पहली बार चीन ऐसा देश निकल करके सामने आया है जिसने अमेरिका को दोनों ही क्षेत्र में चैलेंज कर दिया है, सैन्य क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में चैलेंज कर दिया है। और इसलिए आज अमेरिका क्या है, यूएसए आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी देश ने अमेरिका को दोनों क्षेत्रों में चुनौती दे दी है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। जैसे एक बात समझिए थोड़ा सा, जैसे देखो, जैसे कि आपको इतना तो पता ही होगा कि चीन की जो सैन्य क्षेत्र देखिए, जैसे अब इसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा थोड़ा प्रूफ करने के लिए, मैंने पूरी कॉन्सेप्ट बता दिया, तो थोड़ा सा यदि आप एग्जाम्पल इसका देंगे तो सटीक रहेगा। जैसे सैन्य क्षेत्र के बारे में दे दीजिए, जैसे दिया है चाइना ने चैलेंज, जैसे देखो चाहे वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट हो, स्टील्थ एयरक्राफ्ट हो चाइना का J-20, स्टील्थ एक टेक्नोलॉजी होता है जिसके तहत में हम रेडार भी नहीं पकड़ सकता है कि कौन सा विमान कहाँ से आ रहा है, यानी रेडार किसी पर्टिकुलर विमान को यदि कैच नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है वो विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना है, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक का सेक्शन है, लेकिन जान लीजिए चाइना के, यदि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका के पास शुरुआत में स्टील्थ एयरक्राफ्ट थे जो रेडार से बच करके जाते थे और कहीं बम गिरा कर वापस लौट आते थे। चीन के पास भी है, अमेरिका के पास भी है ना, एयरक्राफ्ट बेसिकली F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चीन ने भी बना लिया है। फिर चीन के पास 5th जनरेशन का भी एयरक्राफ्ट है, J-20 का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के पास भी है। चीन के पास भी एटम बम 1964 में चीन ने बना लिया था, अब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, माना जाता है कि 500 से ऊपर है चीन के पास एटम बम। चीन का जो आर्मी है वो लगभग डबल है किसकी, अमेरिका की, ऑलमोस्ट डबल है अमेरिका से। वाजिब है कि चीन में जनसंख्या ज़्यादा है तो आर्मी भी ज़्यादा ही होगी, डबल है, ठीक है। फिर चीन जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन, है ना, बेसिकली मिलिट्री पर, जो वो सैन्य खर्च है, सैन्य खर्च लगभग करता है $250 बिलियन, लगभग $250 बिलियन के आसपास में चीन का जो है खर्च है। तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अमेरिका का इस रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा है, अमेरिका का आप देखेंगे तो यूएसए का देखेंगे तो जो रक्षा जो एक्सपेंडिचर है वह लगभग $725 बिलियन है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा अमेरिका ज़्यादा है, लेकिन चीन भी बहुत कम नहीं है, उसका रक्षा बजट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ये देखिएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर चाइना लगभग 500 से ऊपर, है ना, अमेरिकी डॉलर, 500 अमेरिकी डॉलर बिलियन में है बेसिकली, खर्च कर रहा है। हाँ ठीक है, यूएसए कितना कर रहा है, तो यूएसए लगभग $612 बिलियन कर रहा है, तो बहुत आसपास में। तो हमने एक सेक्टर की बात की कि एक सेक्टर में उसने चुनौती दे दी है, देखिए कैसे चुनौती दी, एटम बम भी उसके पास में है, स्टील एयरक्राफ्ट जैसे बहुत सारे 5th जनरेशन है, ठीक है। फिर उसका सैन्य बजट भी कमजोर नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो ऑलमोस्ट वह, है ना, बहुत आगे निकल चुका है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं
कि अमेरिका के सामने किसने, चाइना ने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। ठीक है, वहीं देखा जाए आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, एक मिनट, आर्थिक क्षेत्र में, चलिए इसको तो आपने समझ लिया। अब आर्थिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिकल सेक्टर में, इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल में देखिए कैसे चुनौती दे दिया है, लगभग नॉमिनल जीडीपी जो देखा जाता है ये लगभग यूएस का 20 यूएस ट्रिलियन है। ठीक है, 20 यूएस ट्रिलियन, और चाइना का यानी चीन का लगभग कितना है, 14। तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन यदि पीपीपी पर कहें, परचेजिंग पावर पैरिटी पर कहें, ठीक है, जीडीपी, तो चीन का लगभग 24 ट्रिलियन के आसपास है डॉलर, यानी अमेरिका से भी ज़्यादा। पीपीपी को वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं मानते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर किसी देश की आर्थिक शक्ति को नापा जाता है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के रूप में भी आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब बेसिकली ये इकोनॉमिकल टर्म है। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 रुपये मेरे पास भी है, मैं एक इंडियन हूं, और 10 रुपये अमेरिका के पास भी है, कोई व्यक्ति अमेरिका का है एक्स। अब वो 10 रुपये में कितने सामान खरीद सकता है, और मैं यहां पर वही सामान 10 रुपये में कितना खरीद सकता हूं, है ना। तो इस आधार पर जब किसी देश के इकोनॉमी को नापा जाता है, तो उस आधार पर देखा जाए तो चाइना आगे निकल जाता है अमेरिका से। तो यहां पर तो साफ दिख रहा है पीपीपी पर तो चाइना आगे निकल चुका है, ठीक है, और ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है किस पर, नॉमिनल जीडीपी पर। इसको जरा देखेंगे। वहीं मैन्युफैक्चरिंग पर आइए, विनिर्माण पर आइए, तो विनिर्माण क्षेत्र में तो बहुत लंबा छलांग लगा दिया अमेरिका, किसने, चाइना ने। विनिर्माण सेक्टर में हम देखें तो लगभग आज के तारीख में चाइना 28% से भी ऊपर पर है, इससे भी ज़्यादा है, और यूएसए जो है वह 16% के आसपास बचा हुआ है। तो बताइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्थिति कहाँ जा चुकी है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ रहे होंगे। फिर यदि माना जाए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी किसी के पावर को देखा जाए, जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, एशिया में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अफ्रीका में भी अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। तो देखिए अफ्रीका सेक्टर में, अफ्रीका में यदि देखा जाए 2014 से लेकर 2018 के बीच, ठीक, तो देखा जाएगा कि चीन ने लगभग 16% इन्वेस्टमेंट जो है अफ्रीका में चीन के द्वारा किया गया है, जबकि अमेरिका ने, यूएसए ने मात्र 8% किया है, ठीक है, मात्र 8%, मतलब उसका आधा। तो बताइए अभी कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है अमेरिका, क्योंकि पहला देश है चाइना। मतलब इसमें मैंने बेसिकली एग्जाम्पल दिया है, आप इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन तरीका इससे अलग नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज वही होगा कि पहले चुनौती क्या मिली थी, सेकेंड पैराग्राफ में आप 2 लाइन में कंक्लूड करेंगे कि वो चुनौती एक पक्षीय थी सिर्फ। तीसरा पैराग्राफ में होगा कि पहली बार अमेरिका को चुनौती किसी ने दोनों सेक्टर में एक साथ दे दी है, और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, कि उसकी जीडीपी नॉमिनल और पीपीपी पे क्या है, विनिर्माण में कहाँ पहुँच गया, पार भी कर चुका है। अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में तो एकदम आधा से भी कम हो चुका है इन्वेस्टमेंट, किसका, यूएसए का।
और बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसको डील करते हैं, ओके, ध्यान देंगे। और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछा गया है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इस पर भी ध्यान हम लोग देंगे। चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, एक मिनट। सेकंड जो प्रश्न है वो आपका एससीओ से संबंधित है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ, उससे रिलेटेड है, तो उसी को हम लोग देखेंगे अभी, ओके, ठीक। और भारतीय संदर्भ में इस पर चर्चा की गई है, तो देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों, एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए, का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यहां पर ये पूर्ण विराम है, यानी एक पूरा लाइन क्वेश्चन का ये है, और दूसरा इसी से अटैच्ड है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। ये एक प्रश्न आपका 250 वर्ड में है, यानी 15 मार्क्स, ओके। देखिए इसको इंग्लिश में यदि कहा जाए तो क्रिटिकली एग्जामिन द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया, ओके। एक शब्द है, देखिए इसमें की पॉइंट जो है वो है विश्लेषणात्मक परीक्षण, यानी 1 और 2। ये तो समझ में आ ही रहा है कि एससीओ के लक्ष्य और उद्देश्य की बात कर रहा है, आप इससे अलग तो जा नहीं सकते, लेकिन की वर्ड क्या है, विश्लेषणात्मक परीक्षण है। आप इसको दोनों को मिलाकर के भी एक कह सकते हैं, ठीक है, कि एक वर्ड एक जो बन रहा है वो यही है, ठीक है। और भारत के लिए इसका महत्व, तो ये स्टेट पॉइंट है, ये अलग, इसमें कोई कीवर्ड आपको नजर नहीं आएगा। यानी कि जब आप किसी के लक्ष्य, एससीओ कब बना नहीं बना इट इज अनदर थिंग, ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं कि विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए, तो आप बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो अपने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए हैं, मैंने उसको बता दिया, ठीक है, उसका तो मैंने कर दिया, लेकिन परीक्षण भी तो वर्ड लिखा है, विश्लेषण तो कर दिया लेकिन परीक्षण भी लिखा। तो परीक्षण का मतलब ये तो नहीं कि कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, या कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, कर दिया है तो ठीक है, तो परीक्षण करना है, बताना है कि कहाँ तक ये हो पा रहा है और कहाँ तक नहीं हो पा रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए। देखिए बेसिकली कहा जाए तो ये संगठन जो है एससीओ, ये 1996 में बना था, ठीक है, और उस समय इस संगठन में कुल 5 सदस्य थे,
चीन एक, दूसरा रसिया, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा तजाकिस्तान और पांचवा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ठीक है। फिर और उस समय इसको कहा गया था संघाई 5। उस समय एससीओ नहीं कहते थे, उस समय संघाई 5 कहते थे। लेकिन हुआ क्या, 2001 में इसमें एक और सदस्य ऐड हो गया, वह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, तब यहां पर नाम चेंज होकर एससीओ हुआ, क्योंकि अब 5 से ज़्यादा मेंबर हो गए थे तो नाम चेंज करना स्वाभाविक है। फिर इसका एक और विस्तार हुआ है अभी हाल ही में, 2017 में इस संगठन में 2 मेंबर जुड़े, दोनों भाई जुड़ गए, इंडिया और पाकिस्तान। तो अभी इसके टोटल मेंबर हैं 8 और इसका हेडक्वार्टर संघाई है, ठीक है। पहले इसको क्या बोलते थे ये भी आप समझ में आ गया। अगला पॉइंट है कि इसके जो उद्देश्य हैं या जो लक्ष्य है और उद्देश्य हैं, ये जो संघाई एक एससीओ चार्टर पास हुआ था, एससीओ चार्टर आया था, है ना। एससीओ चार्टर लगभग 2001-2 में आया था और इस चार्टर के आर्टिकल फर्स्ट में ही इसके, है ना, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यदि आप उसको खोल के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साफ सुथरे तरीके से आर्टिकल फर्स्ट में बहुत चीज़ें लिखी हुई है कि इसे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है लोकतंत्र का विस्तार या लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार। लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक्सपेंशन। और दूसरा पॉइंट है कि सदस्यों के बीच विश्वास को बढ़ाया जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इस क्षेत्र में सहयोग के द्वारा, यानी आपसी सहयोग, है ना, आपसी सहयोग मतलब जितने देश हैं ये आपसी सहयोग के द्वारा शांति, विकास को प्राप्त करना, ठीक है। शांति विकास को प्राप्त करना, साथ ही साथ सुरक्षा, है ना, सुरक्षा को भी प्राप्त करना। विकास में आर्थिक विकास आप लिख सकते हैं ना, आर्थिक विकास ये भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसको मैं हटा रहा हूं। अगला पॉइंट इसके ऑब्जेक्टिव में है, इस एससीओ के जो लक्ष्य ऑब्जेक्टिव है वह यह है, 1 मिनट। चौथा पॉइंट यहां पर हम देखेंगे कि तकनीकी विकास करना, ठीक है, तकनीकी विकास। पांचवा है पर्यावरणीय सुरक्षा,
पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। छठा है पृथकतावाद को रोकना, मतलब सेपरेटिव जो आइडियोलॉजी होती है उसको आगे बढ़ने से रोकना, है ना, पृथकतावादी विचारधारा को रोकना। ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र में कोई आंदोलन चल रहा हो जो उस क्षेत्र के लिए संकट पैदा कर दे, तो ऐसे चीज़ों को होने से रोकना। एक्सक्यूज मी, सॉरी। ठीक, आगे अगला पॉइंट है 7th पॉइंट है हम लोगों का सेवन्थ पॉइंट है आतंकवाद। आतंकवाद को रोकना, और इसी को रोकने के लिए और आतंकवाद की समाप्ति के लिए इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जिसको बोलते हैं रैट्स। ये बेसिकली 2003 में बनाया गया था, ठीक है। रैट्स की जो स्थापना हुई थी एससीओ के द्वारा, ये 3 में नहीं, ये 4 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो रैट्स कुछ और नहीं है, यह क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी, है ना, संगठन है एससीओ का, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन, है ना। तो एंटी टेररिज्म, रीजनल एंटी टेररिज्म, ये रैट्स लाया गया था। और ये 2004 में संघाई सहयोग संगठन में जितने मेंबर हैं वो इसके भी मेंबर एज यूजुअल बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज़ को देखा, और भी बहुत सारी बातें हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ाना, लोकतंत्र का विस्तार, इस क्षेत्र में शांति सहयोग विकास को प्राप्त करना, है ना, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग का भी बात की गई, तकनीकी विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा, पृथकतावादी सोच को रोक लगाना, आतंकवाद को रोकना, है ना, ये सब बारे में बात हुई। तो बहुत ब्रॉड है ना। एक बात और भी याद रखेंगे कि इसे नाटो ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, नाटो ऑफ ईस्ट, तो कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एससीओ जो है वह बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थक है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थक है। मतलब एससीओ का मानना है कि कोई एक पोल नहीं है जहां से वर्ल्ड डिक्टेट होगा, या वर्ल्ड का कोई सिंगल डॉन नहीं है जो वर्ल्ड को डिक्टेट करेगा, जैसे है ना। क्योंकि 1990 के बाद ये माना गया कि वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर हो चुका है, एक ध्रुवीय हो चुका है, और सारी शक्ति का स्रोत अमेरिका बन गया। लेकिन एससीओ जैसे संगठन आगे निकल करके सामने आते हैं, और इनका एम जो है वो यह है कि वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर नहीं हो, क्योंकि एक व्यक्ति के या एक देश के पास यदि सारी शक्ति पहुंच जाएगी तो उसकी मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाती है। तो वर्ल्ड में क्या किया जाए, मल्टीपोलर वर्ल्ड को स्टेब्लिश किया जाए, यानी कि शक्ति के कई केंद्र होने चाहिए, शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने सोचा, देखा इस बातों को, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं कि आप ये भी कह सकते हैं, एक पॉइंट इसमें एक यह भी डाल सकते हैं कि 7वां 8वां पॉइंट के रूप में यहां पर ये लिख सकते हैं कि इस संगठन का एक उद्देश्य ये भी है कि व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार, मतलब इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं उसके जीवन स्तर में सुधार हो, ये हो। तो हम लोगों ने देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये तो अब ये तो विश्लेषण हुआ, ये तो एक पक्ष हुआ, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत कम है, जान लीजिए सिर्फ 250 वर्ड का लिमिट है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको इतना करके के आप इसको क्लोज कर। अब है परीक्षण। तो पहला पैराग्राफ में फर्स्ट जो पैरा होगा, फर्स्ट पैरा में आप इंट्रो
दीजिए एससीओ का और प्लस ये सारे पॉइंट्स ऐड कर दीजिए। जो इंट्रो दिया गया 1996 में बना, उसमें कितने सदस्य थे, बाद में ये जुड़े, और उसके ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 1 में चार्टर में दिए हुए ये। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर। इसका सेकेंड पैराग्राफ जो उत्तर फॉर्मेट का बनेगा वह क्या है, जरा देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ ही इसका परीक्षण है। बोला गया कि विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। एससीओ अपने लक्ष्य और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए, है ना। तो परीक्षण में जरा देखिए, सेकेंड पैराग्राफ जो है ये परीक्षण से संबंधित है, यानी अब हम लोग क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। पहला पॉइंट, उद्देश्य तो है, क्या है, आतंकवाद का समाप्ति, रेड्स आया उसके लिए, लेकिन पाकिस्तान की उपस्थिति क्या एक क्वेश्चन मार्क जनरेट नहीं करता है एससीओ के ऑब्जेक्टिव पर? पहला बात। दूसरा बात, यदि पाकिस्तान रहेगा प्रेजेंट तो क्या उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त कर लीजिएगा? तो पाकिस्तान देश जैसे देश इरिस्पॉन्सिबल कंट्रीज का वहां पर रहना, जो एक तरह से टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, और चीन का उसका फेवर में रहना ये और भी दिक्कत दे देता है। तो आप समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जीवन स्तर में सुधार देखा गया। जीवन स्तर सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में इस सदस्य के लोगों का जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है, और वह आपका पर कैपिटा इनकम से पता चल जाएगा। जितने भी कंट्रीज हैं उसमें पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा नहीं है। भारत और पाकिस्तान का तो और भी खराब स्थिति है, ठीक है, तो इसको समझिए। और चाइना का भी कोई खास अच्छा नहीं है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी नज़र आती है, 14 ट्रिलियन की। अमेरिका की उस एस्पेक्ट में थोड़ी ज़्यादा है, 20, लेकिन अमेरिका की जनसंख्या भी तो कम है। तो कहीं ना कहीं ये जीवन स्तर में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। तीसरा पॉइंट, पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, और CO2 इमर्शन में सबसे नंबर 1 कौन है? चीन है ना। ठीक है, जरा देखिए। चौथा पॉइंट, लोकतंत्र की बात करते हैं, और चीन, पाकिस्तान और रसिया में लोकतंत्र क्या है वो आपको पता चल रहा है, आप समझते हैं चीजों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पृथकतावाद भी प्राप्त, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो पृथकतावाद भी बहुत हद तक बना हुआ है। जैसे कि रसिया, तो रसिया में चेचनिया को लेकर के वहाँ पर पृथकतावादी आंदोलन लगातार चलते जा रहे हैं, आज भी है। फिर हम लोग देखते हैं कि कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करना, तो ये सब पृथकतावादी नीति जो रोकने का एक एम है, तो इसको भी प्राप्त करने में कहीं ना कहीं बहुत कमी देखी जा रही है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। हम लोगों ने अभी क्या पार्ट पढ़ा? हम लोगों ने इस पार्ट को देखा कि पहला पार्ट कि उसका एक डिफिनेशन और उसके लक्ष्य, ये दूसरा पैरा था जो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ है भारत के लिए इसका महत्व। ठीक है, भारत के लिए इसका महत्व। तो पहला महत्व तो यही कि भारत आतंकवाद से बहुत ही पीड़ित देश है। आतंकवाद की समस्या भारत में बहुत ज़्यादा है, और रैट्स जो मैंने आपसे कहा था, है ना, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो आया है 2004 में, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो लाया गया था 2004 में, इसके द्वारा, एससीओ के द्वारा, तो ये तो इसका तो फुल फोकस ही है कि इस पूरे एरिया में टेररिज्म को समाप्त किया जाए। तो भारत क्या होगा? भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा आतंकवाद के मसले पर, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी।
भारत आतंकवाद को डील करने में भारत को बहुत आसानी होगी, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वह आतंकवाद से ही संबंधित है कि जब आतंकवाद पर रोका जा सकता है तो तालिबान, है ना, तालिबान जैसे संस्थाओं या तालिबान जैसे जो राष्ट्र सरकार आ गई है, इसको बैलेंस करने में भी मदद मिल सकती है, ठीक है, संतुलन करने में। तो तालिबान पर संतुलन स्थापित करने में या आतंकवाद के विरुद्ध यह एक अच्छा काम कर सकता है। अगला पॉइंट कि इसमें ज़्यादातर देश मध्य एशियाई देश, सॉरी ये बेसिकली जो है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश जो हैं ये कहाँ के हैं, ये सेंट्रल कहा जाए तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो इससे क्या होगा, भारत का प्रभाव मध्य एशिया में बढ़ेगा। मध्य एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। इससे और क्या होगा, जरा देखिए और पॉइंट। जब आप प्रभाव बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा, अगला पॉइंट निकल कर आएगा, इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, भारत का व्यापार बढ़ेगा, यानी वह विविधता आएगी। किस चीज की विविधता, यहां पर मैंने बोला विविधता आएगी, तो किस चीज की विविधता की बात मैं कर रहा हूं, व्यापारिक क्षेत्र की विविधता, है ना, व्यापारिक क्षेत्र की विविधता। अभी तक आप मान लेते हैं कुछ देशों को आप करते थे एक्सपोर्ट, और अब आपके दोस्तों की संख्या बढ़ गई, तो वाजिब है कि तुरंत क्या हुआ, आप और अन्य देशों के साथ भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो जैसे संबंध मजबूत होंगे तो व्यापारिक विविधता आएगी, व्यापार क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, जब आप मध्य एशियाई देशों के साथ आपका प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा, अफगानिस्तान में भारतीय हित सुरक्षित होंगे, भारतीय हित सुरक्षित होंगे, निवेश सुरक्षित होंगे। इस पॉइंट को आप यहां इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं कि तालिबान पर भी संतुलन कायम किया जा सकता है इस क्षेत्र में, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और यदि भारत को विश्व की महाशक्ति बनना है, वैसे बनने की और अग्रसर है, लेकिन यदि बनना है तो ऊर्जा सुरक्षा बहुत जरूरी है, ऊर्जा सुरक्षा बहुत जरूरी है, और एससीओ के द्वारा वह ऊर्जा सुरक्षा को बहुत हद तक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऊर्जा के क्षेत्र हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक क्षेत्रों को ये प्रदान करते हैं। आप अभी ऊर्जा के लिए सऊदी अरेबिया या अमेरिका इन सब पर निर्भर है, लेकिन यदि इस क्षेत्र में हमारे संबंध और मजबूत होंगे तो जैसे तापी जैसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये टी जो है वो तजाकिस्तान है, ए अफगानिस्तान है, पी पाकिस्तान है और आई क्या है, इंडिया। तो जब इस क्षेत्र में संबंध हमारे मजबूत होंगे तो इससे क्या होगा, ऊर्जा सुरक्षा भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ से हम आसानी से ऊर्जा को ला सकते हैं यहाँ तक। तापी जैसा प्रोजेक्ट जो अभी तक बचा हुआ है वो कंप्लीट भी होगा, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि कजाकिस्तान में यूरेनियम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, नंबर 1 पर अभी वही चल रहा है। तो यूरेनियम का जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमें पूरा हो जाता है ना, हो सकता है। तो कई सारे जो एनर्जी के जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, खासकर सेक्टर वाइज देखा जाए तो वो बढ़ेंगे, निस्संदेह बढ़ेंगे, और उससे ऊर्जा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ेगी। तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, वैकल्पिक मार्ग खुलेंगे। तो ये सब चीज़ें तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट देखा। लेकिन एक बात और भी है कि यदि इसी तीसरे पैराग्राफ तक इसका अंत किया जाए तो मामला सही नहीं बैठेगा। एक निष्कर्ष देना भी जरूरी है, और निष्कर्ष इस उत्तर की जान भी है। निष्कर्ष बनेगा चौथा पैराग्राफ, 4th पैरा या 4th पॉइंट, ठीक है। निष्कर्ष
यानी कंक्लूजन। निष्कर्ष में आप यह देंगे कि ये कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा, यह क्या है, चुनौतीपूर्ण है। लक्ष्य प्राप्त करने में चुनौतियां हैं। जैसे क्या है चुनौतियां? तो यह संगठन यानी एससीओ चीन केंद्रित है, चीन केंद्रित है यानी चीन सेंट्रलाइज्ड है, और चीन यानी चाइना का दृष्टिकोण भारत विरोधी है। तो ये प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा संगठन में चीन डोमिनेंट है, पूरा चीन सेंट्रलाइज संगठन है। तो भारत अपनी अनुसार इस संगठन से जो अभिलाषाएं हैं भारत की पूरी हो पाएंगी, ये बड़ा कठिन है कहना। क्यों? क्योंकि ये चीन जो है वही सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो चीन की ज़्यादा चलती है। फिर इस संगठन में एक और भी व्यक्ति आ गया, पाकिस्तान, है ना। और इन दोनों के बीच तो गहरे ताल्लुकात है। आजकल रसिया के साथ भी चीन के अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो इस नज़रिए से भी देखने की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष में इस ढंग से हम पोर्ट्रे करेंगे पूरी चीज़ों को, ठीक है, कि चुनौतीपूर्ण है क्योंकि चीन सेंट्रिक है और चीन और पाकिस्तान के बीच गठजोड़ है, और हाल के वर्षों में चीन और रसिया के बीच भी संबंध सामान्य हुए हैं, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग कंक्लूड करेंगे। देखिए पेपर 2 में आप लोगों के 2 और प्रश्न आए हुए हैं। ये तो 2 प्रश्न मेन थे, 2 और भी प्रश्न हैं जिसको हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज अगले वीडियो में मतलब हम लोग इसको जो अगले 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही है, ठीक है। ओके, नमस्कार।